नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी थर्ड एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर की थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस पर आज हम बात करेंगे। ई लेक्चर्स की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक रहेगा वाद संस्थित करने का स्थान, अर्थात प्लेस ऑफ स्यूइंग। सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार सिविल नेचर के वादों के विचारण तक ही सीमित होता है। सिविल प्रकृति के वादों में विभिन्न प्रकार के वाद आते हैं। न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हमारा अभिप्राय न्यायालय की उस शक्ति से है जो कि न्यायालय वादों, अपीलों व आवेदनों को ग्रहण करने के लिए न्यायालय को प्राप्त होती है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में जैसा कि हमने पहले पढ़ा, उसके जुरिस्डिक्शन को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मतलब किया गया है। पहला होता है विषय वस्तु संबंधी अर्थात सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन। दूसरा होता है प्रादेशिक, स्थानीय या क्षेत्रीय, जिसे हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तीसरा होता है आर्थिक अर्थात पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। और चौथा है ओरिजिनल या अपीलेट जुरिस्डिक्शन अर्थात मूल व अपीलीय क्षेत्राधिकार। किसी भी एक कोर्ट में वादों की भरमार न हो, इसीलिए कोर्ट्स को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है और हर एक कोर्ट का आर्थिक यानी पेक्यूनरी, विषय वस्तु संबंधी यानी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड तथा क्षेत्रीय यानी स्थानीयता के आधार पर उसके क्षेत्राधिकार को निश्चित कर दिया गया है। जहाँ तक आर्थिक एवं विषय वस्तु के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, कोर्ट्स का उनकी श्रेणी के अनुसार क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है और पीड़ित पक्षकार जो होता है उसे किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी ना आए, मतलब उसे डिफ़िकल्टी इस बिंदु पे आती है कि उसे अपना सूट किस स्थान पर यानी किस न्यायालय में संस्थित करना चाहिए। इसीलिए उसे किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी ना आए, इस संबंध में यहाँ पर सीपीसी की सेक्शन 15 से 20 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो वाद संस्थित करने के स्थान जो हमारा टॉपिक है, इसे हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वाद संस्थित करने के स्थान के संबंध में पहला हमारा जो पार्ट होगा वह होगा जनरल रूल का, वाद संस्थित करने के स्थान के बारे में, जो कि सेक्शन 15 में प्रेस्क्राइब है। सेकंड पार्ट जो है वो है सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 16 से 18 में बताया गया है कि अचल संपत्ति से संबंधित वाद कहाँ और कैसे संस्थित किए जाएंगे। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे सूट्स फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स अर्थात मूवेबल संपत्ति यानी कि जंगम संपत्ति और व्यक्तियों के प्रति उनके प्रति जो अपकृत्य या रॉन्ग्स किए जाते हैं, तो उसके संबंध में क्षतिपूर्ति से संबंधित वाद, जो कि सेक्शन 19 में प्रेस्क्राइब हैं। और चौथा जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे अन्य प्रकार के वाद यानी अदर सूट्स कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाद संस्थित करने के स्थान से संबंधित सामान्य नियम की, जो कि सेक्शन 15 में बताया गया है। सेक्शन 15 के अनुसार सेक्शन 15 में यह कहा गया है कि हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो कि उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। किसी वाद को संस्थित करने से पहले पक्षकार को यह स्थान निर्धारित करना होता है और स्थान निर्धारित करने के बाद उसे यह देखना होता है कि एक विशेष स्थान में स्थित किस न्यायालय में वाद संस्थित किया जाए। इसी संदर्भ में सेक्शन 15 में बताया गया है कि जिसके अनुसार वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जो कि निम्नतम श्रेणी का सक्षम न्यायालय हो, और ऐसे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय की सक्षमता उस वाद की विषय वस्तु यानी उसका जो सब्जेक्ट मैटर है एवं उसके मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित होती है। सेक्शन 15 का मुख्य उद्देश्य उच्चतर श्रेणी के न्यायालयों में वाद की भरमार को रोकना है, और यह केवल एक प्रोसीजर का नियम है, न कि जुरिस्डिक्शन का। और यदि कम मूल्य के वाद का विचारण हायर श्रेणी के किसी कोर्ट में हायर श्रेणी के किसी न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तो यह केवल एक अनियमितता है और यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रभावित करती है। लेकिन यदि अगर निम्नतम श्रेणी का कोई न्यायालय अपने जुरिस्डिक्शन से अधिक मूल्य के किसी वाद का विचारण करता है, तो यह अवैध है, इल्लीगल है और ऐसी डिक्री भी शून्य होती है। इस संदर्भ में सीपीसी के सेक्शन 6 में भी कहा गया है कि किसी भी न्यायालय को उन्हीं वादों पर अधिकारिता प्राप्त होगी जिसमें विषय वस्तु का मूल्य उसकी धन संबंधी सीमाओं से अधिक न हो। अतः यदि कोई न्यायालय अपनी धन संबंधी सीमाओं से अधिक के वाद का विचारण करके कोई डिक्री पारित करता है, तो ऐसी डिक्री शून्य मानी जाएगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिविल जज जूनियर डिवीज़न का जुरिस्डिक्शन 2 लाख तक के मामलों पर है,
जबकि सिविल जज जो वरिष्ठ खंड या सीनियर डिवीज़न होता है वह 5 लाख तक के मामले सुन सकता है और 5 लाख से ऊपर के सभी मामलों पर जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को यानी जिला न्यायाधीश को होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, यानी सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी या स्थावर अर्थात अचल संपत्ति से संबंधित वाद। इस संबंध में सीपीसी की सेक्शन 16, 17 और 18 में प्रोविजंस किए गए हैं। सामान्यतया सेक्शन 16 के अनुसार अचल संपत्ति संबंधी वाद उस न्यायालय में संस्थित किए जाते हैं जहां ऐसी संपत्ति स्थित है, किंतु जहां अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी विभिन्न न्यायालयों की सीमा में स्थित हो या अचल संपत्ति के संबंध में न्यायालय की लोकल जुरिस्डिक्शन अनिश्चित हो, तो ऐसी स्थिति में वाद के संस्थित किए जाने के बारे में सेक्शन 17 और 18 में प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 16 सेक्शन 16 सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, अर्थात वाद वहाँ संस्थित किया जाए जहाँ विषय वस्तु स्थित है। सेक्शन 16 के अनुसार किसी विधि के द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए वे लाभ जो मतलब किराए या लाभ के सहित या रहित इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए हैं, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन से संबंधित वाद हैं, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज या चार्ज किए जाने की दशा में उसके फोरक्लोजर यानी उसके पुरोबंध या उसके मोचन रिडम्पशन या फिर विक्रय के लिए वाद हैं, या फिर स्थावर संपत्ति के किसी अधिकार या हित के निर्धारण के लिए वाद हैं, या फिर स्थावर संपत्ति जिसे कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं उसके प्रति यदि कोई रॉन्ग्स यानी कोई अपकृत्य किया जाता है तो उसके प्रतिकर के लिए वाद हैं, या फिर करस्थम रिस्ट्रैंक्ट या फिर कुर्की यानी अटैचमेंट के वस्तुतः अधीन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए वाद हैं। इन सभी प्रकार के वाद उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है। किंतु प्रतिवादी के द्वारा धारित संपत्ति के संबंध में अगर कोई अनुतोष यानी रिलीफ या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए किसी अपकृत्य यानी रोंग के अगर प्रतिकर के लिए कंपनसेशन के लिए की प्राप्ति के लिए अगर कोई वाद संस्थित किया जाता है और जहां चाहा गया रिलीफ उसके व्यक्तिगत अनुपालन यानी प्रतिवादी के व्यक्तिगत अनुपालन के द्वारा पूर्ण रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है, तो वहाँ पर ऐसा वाद उस न्यायालय की में भी संस्थित किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है, या फिर उस न्यायालय में भी संस्थित किया जा सकता है जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से या निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ का कोई कार्य करता है। इस प्रकार सेक्शन 16 के जो प्रोविजंस हैं उनसे यह स्पष्ट है कि सामान्यतया इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित वाद उस न्यायालय में इंस्टीट्यूट किया जाता है जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर ऐसी संपत्ति स्थित है। इस सेक्शन के प्रथम भाग में यह स्पष्ट किया गया है कि अचल संपत्ति से संबंधित वादों में कौन कौन से वाद सम्मिलित हैं। इस धारा के अनुसार 6 प्रकार के वाद जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित वादों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें पहला जैसा कि हमने देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए या लाभ सहित या रहित इसकी रिकवरी के लिए वाद, दूसरा है अचल संपत्ति के पार्टीशन के लिए वाद, तीसरा है अचल संपत्ति जिसके संबंध में या मॉर्गेज या चार्ज सृजित किया गया है उसके रिडम्पशन फोरक्लोजर या सेल के संबंध में वाद, फोर्थ है इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी अधिकार या हित के अवधारण के लिए वाद, या फिर फिफ्थ है अचल संपत्ति के प्रति किए गए अपकृत्य के प्रतिकर के लिए वाद, और लास्ट और सिक्स्थ है वास्तविक रूप से करस्थम यानी डिस्ट्रेंट या फिर कुर्की यानी अटैचमेंट के अधीन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए वाद। इस प्रकार इन 6 प्रकार के वाद उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है। लेकिन सेक्शन 16 के ही सेकंड पैरा में एक प्रोविज़ो अटैच किया गया है जो कि इस सामान्य नियम का एक एक्सेप्शन है। इस प्रोविज़ो के अनुसार प्रतिवादी के द्वारा धारित या फिर उसकी ओर से कब्जा युक्त संपत्ति के प्रति अगर कोई दुष्कृत्य किया जाता है यानी अपकार किया जाता है और उसके लिए यदि प्रतिकर प्राप्त करना है तो उसकी वसूली का वाद, और ऐसा जो प्रतिकर है वो प्रतिवादी से व्यक्तिगत रूप से वसूल किया जा सकता है, तो ऐसा वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा वादी की स्वेच्छा से जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी संपत्ति स्थित हो या फिर जहाँ पर प्रतिवादी वास्तविक रूप से
एवं स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रोविजो से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति प्रतिवादी के कब्जे में हो या फिर उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो, तो ऐसी संपत्ति के अपकृत्य की क्षतिपूर्ति के लिए वादी की स्वेच्छा से उस न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता में ऐसी संपत्ति स्थित हो या जहां प्रतिवादी निवास करता हो या कारोबार करता हो या लाभ का कार्य करता हो। ये तो बात हुई सेक्शन 16 की। अब हम बात करते हैं विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थावर संपत्ति के लिए वाद, अर्थात सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। इस संदर्भ में सेक्शन 16 में यह कहा गया है कि जहां वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अनुतोष को ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए है और वहाँ वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है, किंतु यह तब जबकि पूरा दावा उस वाद की विषय वस्तु के मूल्य की दृष्टि से ऐसे न्यायालय के द्वारा संज्ञेय हो। इस धारा के प्रावधान सेक्शन 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपूरक हैं और यह धारा उन्हीं वादों के संदर्भ में लागू होती है जो कि सेक्शन 16 के सबक्लोज ए से ई के में आते हों। इस धारा का जो मुख्य मेन ऑब्जेक्ट है वो वादों की बहुलता को समाप्त करना है। प्रोविजंस बिल्कुल सामान्य हैं, अर्थात जहां कोई विवादित यानी डिस्प्यूटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी दो या अधिक कोर्ट्स के लोकल जुरिस्डिक्शन की सीमाओं में आती है तो वाद इन दोनों न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, यानी इनमें से किसी में भी आप संस्थित कर सकते हो बशर्ते कि ऐसी विवादित संपत्ति का संपूर्ण दावा ऐसे न्यायालय के द्वारा विचाराधीन हो। यानी न्यायालय मतलब उस जो विवादित संपत्ति है और उसमें जिस चीज़ का दावा किया गया है वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता हो। उदाहरण के लिए ए अपनी दो प्रॉपर्टीज़ का एक संपत्ति जो कि उदयपुर ज़िले में और दूसरी संपत्ति जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है का बी को मॉर्गेज करता है। जो मॉर्गेज ऋण है उसका भुगतान न करने पर ए बी के अगेंस्ट इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के संबंध में उदयपुर कोर्ट में वाद संस्थित करता है। इनमें उदयपुर न्यायालय को यह जुरिस्डिक्शन है कि वह न केवल उदयपुर में स्थित संपत्ति को बल्कि अजमेर में स्थित संपत्ति को विक्रय करने का भी आदेश दे सकता है अथवा इन दोनों संपत्तियों के संबंध में अजमेर कोर्ट को में भी वाद दायर कर सकता है। इस धारा के प्रावधान के अनुसार ए को इन दोनों संपत्तियों के लिए पृथक पृथक वाद लाने की जरूरत नहीं है और यह नियम संपत्ति के पार्टीशन संबंधी वाद एवं इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन की रिकवरी के से संबंधित वादों पर भी लागू होता है। इस प्रकार सेक्शन 16 के जो प्रोविजंस हैं पक्षकारों को एक सुविधा प्रदान करते हैं, अर्थात विभिन्न संपत्तियों के संबंध में एक स्थान पर वाद संस्थित किया जा सकता है और इस धारा के जो प्रोविजंस है वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 18 की। जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान, अर्थात प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। सेक्शन 18 जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान डिसाइड करती है। इसके दो क्लोज हैं। इसमें कहा गया है कि जहां यह अभिकथन किया जाता है कि कोई स्थावर संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों में से किसी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, वहाँ उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि जिस अनिश्चितता की बात की गई है उसके लिए कोई आधार है तो उस भाव का कथन अभिलिखित कर सकेगा और तब वह उस संपत्ति से संबंधित किसी भी बात को ग्रहण करने और उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा और उस वाद में उस डिक्री का वही प्रभाव होगा मानो वह संपत्ति उसी की जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट्स के भीतर स्थित हो।
लेकिन यह तब जबकि वह वाद ऐसा है जिसके संबंध में न्यायालय उस वाद की प्रकृति और उसके मूल्य की दृष्टि से अपने जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करने के लिए सक्षम है। सेकंड क्लॉज में कहा गया है कि जहां कथन उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित नहीं किया गया है और किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के सामने यह आक्षेप किया जाता है कि ऐसी संपत्ति से संबंधित वाद में डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया था जिसकी वहां अधिकारिता नहीं थी, जहां संपत्ति स्थित है, वहां अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस आक्षेप को तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक उसकी यह राय न हो कि वाद के संस्थित किए जाने के समय उसके संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था और उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता हुई है। इस प्रकार धारा 18 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि जहां किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में दो या दो से अधिक कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन अनिश्चित है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में से इन सभी में से कोई भी न्यायालय ऐसी संपत्ति के संबंध में वाद को ग्रहण करने और उसका विचारण करने और निपटारा करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1 कहती है विवादित स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी दो या अधिक न्यायालयों में से किसी न्यायालय की लोकल जुरिस्डिक्शन में स्थित है, यह अनिश्चित हो। सेकंड, ऐसी अनिश्चितता का कथन न्यायालय के समक्ष किया गया हो। थर्ड, कथित अनिश्चितता के संबंध में न्यायालय की संतुष्टि का पर्याप्त आधार हो। और फोर्थ है न्यायालय ने अपनी संतुष्टि को एवं अधिकारिता की अनिश्चितता को रिकॉर्ड पर ले लिया हो। इसी के साथ सेक्शन 18 की सबक्लोज 2 सबसेक्शन 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि उक्त न्यायालय ने अधिकारिता की अनिश्चितता का कथन रिकॉर्ड पर नहीं लिया है और किसी अपील या पुनरीक्षण कोर्ट के समक्ष यह आपत्ति प्रस्तुत की जाती है कि ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आदेश उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं था, वहाँ ऐसा अपीलेट या रिवीजन कोर्ट उस आपत्ति को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उस अपील न्यायालय उस अपीलेट कोर्ट की राय में वाद संस्थित किए जाने के समय ऐसी अनिश्चितता यानी ऐसी अनसर्टेनिटी के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था और उसके कारण न्याय में विफलता हुई है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के थर्ड पार्ट की, अर्थात सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स, यानी शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष या अपकार के प्रतिकर के लिए वाद। इस संदर्भ में सीपीसी की सेक्शन 19 में कहा गया है कि जहां वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक कोर्ट के अधिकारिता की लोकल लिमिट्स के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की लोकल लिमिट्स के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ का कोई अन्य कार्य करता है, तो ऐसा वाद उस वादी के ऑप्शन पर उन न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में निवास करने वाला ए कलकत्ता में बी पर असॉल्ट करता है यानी हमला करता है। बी या तो कलकत्ता में या दिल्ली में ए पर वाद ला सकेगा। इसी तरह ए जो कि जयपुर का निवासी है, भोपाल में एक लेखक बी के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। बी ए के अगेंस्ट या तो जयपुर में या भोपाल में से किसी भी स्थान पर वाद ला सकेगा। यहाँ पे सेक्शन 19 में वर्णित शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष का अभिप्राय दुष्कृति से है। ठीक है, शरीर से संबंधित दुष्कृति दो प्रकार की हो सकती है। पहली शरीर से संबंधित जैसे कि असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यानी कि हमला, प्रहार, चोट, हर्ट कारित करना आदि। जबकि दूसरी प्रकार की जो दुष्कृति होती है वो प्रतिष्ठा से संबंधित यानी रेपुटेशन से संबंधित हो सकती है, जिसमें कि जैसे कि मानहानि यानी डिफेमेशन हो गया या मेलाफाइड प्रोसिक्यूशन हो गया, ये सब बातें हैं। अब हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक प्लेस ऑफ स्यूइंग के फोर्थ पार्ट की, यानी अदर सोर्स या अन्य प्रकार के वाद कहाँ संस्थित किए जा सकेंगे। इस संबंध में सेक्शन 20 में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 20 ये कहते हैं कि अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है। इस संबंध में सेक्शन 20 में कहा गया है कि सेक्शन 16 से 19 में जो बताया गया है उन सभी परिसीमाओं के अधीन रहते हुए हर वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर
प्रतिवादी या फिर जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी है, वहाँ प्रतिवादियों में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ का काम करता है। या फिर जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी है, वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी एक प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से या निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ का काम करता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन में या तो कोर्ट ने परमिशन दे दी हो या फिर प्रतिवादी जो कि इस प्रकार से निवास नहीं करते, कारोबार नहीं करते या लाभ का काम नहीं करते, वे इस प्रकार उस वाद के संस्थित किए जाने के लिए उपमत या सहमत हो गए हैं। या फिर उस स्थान पर जहाँ पे कोज ऑफ एक्शन पूरी तरह से या पार्शली पूरी तरह से या भागतः पैदा होता है। यहाँ पे इस प्रकार सेक्शन 20 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि जो सेक्शन 15 से 19 की जो परिसीमाएं हैं उन्हीं के अधीन रहते हुए सेक्शन 20 के प्रावधान लागू होंगे। और यदि कोई वाद विनिर्दिष्ट रूप से स्थावर संपत्ति या जंगम संपत्ति या शरीर के संबंध में किए गए अपकृत्य या रोंग्स की क्षतिपूर्ति के लिए वाद है, वहाँ सेक्शन 16 से 19 के प्रोविजंस लागू होंगे। और उपरोक्त के अलावा अन्य प्रकार के जो वाद हैं वे वादी के विकल्प पर मतलब निम्नलिखित में से किसी भी एक स्थान पर संस्थित किया जा सकता है। और वह स्थान होगा या तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी या एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तो उनमें से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से या तो निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। या फिर सेकंड ऑप्शन होगा जहां प्रतिवादी एक से अधिक हैं और विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करते हैं या कारोबार करते हैं या लाभ का काम करते हैं। तो वहाँ पर वाद प्रतिवादियों में से किसी भी एक के निवास या कारोबार या लाभ के लिए जो काम का स्थान है वहाँ पर संस्थित किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये होगी कि ऐसे स्थान पर वाद संस्थित करने के लिए न्यायालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। या फिर शेष जो अनिवासी यानी नॉन रेजिडेंशियल जो डिफेंडेंट हैं उन लोगों ने उस न्यायालय में वाद संस्थित करने के लिए या तो अभिव्यक्त रूप से एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपनी कंसेंट दे दी हो। या फिर तीसरा ऑप्शन होगा वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर जो कोज ऑफ एक्शन है या तो पूर्ण रूप से या अंशतः उत्पन्न होता है। लेकिन इसी धारा के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी है जिसके अनुसार यदि प्रतिवादी कोई निगम है, कॉरपोरेशन है यानी, तो उसके कारोबार का स्थान निगम का प्रधान कार्यालय होगा। किंतु यदि निगम का अधीनस्थ कार्यालय भी है तो निगम का कारोबार अधीनस्थ कार्यालय के स्थान पर माना जाएगा यदि वाद हेतु उस स्थान पर उत्पन्न हुआ है। और यहाँ जो शब्द कॉरपोरेशन यानी निगम है उसमें कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड कोई कंपनी भी इंक्लूड है। सेक्शन 20 के प्रोविज़न को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ए जयपुर में रहता है और बी दिल्ली में रहता है, सी भोपाल में रहता है। बी और सी संयुक्त रूप से ए से 10,000 रुपये उधार लेते हैं। इस ऋण के भुगतान के लिए एक प्रॉमिसरी नोट आगरा में निष्पादित करते हैं। ऋण का भुगतान भरतपुर में देय होने के लिए प्रॉमिस किया गया। बी व सी द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया। ए बी एवं सी के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकेगा या तो दिल्ली में जहाँ पे बी का निवास स्थान है, या फिर भोपाल में जहाँ पर सी का निवास स्थान है, या फिर आगरा में जहाँ पर प्रॉमिसरी नोट का निष्पादन किया गया अर्थात कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, या फिर भरतपुर में जहाँ जो भुगतान करने की प्रतिज्ञा की गई यानी प्रॉमिस किया गया अर्थात वाद कारण आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ है। किंतु दिल्ली में वाद संस्थित करने के लिए सी की सहमति अथवा भोपाल में वाद संस्थित करने के लिए बी की सहमति लेनी होगी, अथवा सहमति न देने पर कोर्ट की पूर्व अनुमति से ऐसे स्थान पर वाद संस्थित किया जा सकेगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।